कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान की ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला में एक बार पुनः आपका स्वागत है। हमारी चर्चा राजनीतिक विज्ञान के प्रथम अध्याय शीत युद्ध का दौर पर चल रही थी। इससे पहले 4 वीडियो आ चुके हैं जिस पर हमने इसी पाठ से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करी है और आज हम जिस संबोध पर चर्चा करने जा रहे हैं यह हमारी चर्चा का जो मुख्य विषय रहेगा वह है भारत और शीत युद्ध एवं नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली। इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व कि हम चर्चा शुरू करें, आपको यह जानकारी दे दूं कि यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट पर जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आगे के जो वीडियो आ रहे हैं वो आपको भली भांति समझ आएंगे। इसके अलावा जो मेरे विद्यालय के विद्यार्थी हैं उनसे ये निवेदन रहेगा कि वे जो उनको काम दिया जा रहा है, संबोधों पर आधारित जो प्रश्न उनको दिए जा रहे हैं उनको अपनी कॉपी में वो करते रहेंगे और साथ ही मुझे उसकी सूचना भी देते रहेंगे। यदि कोई उनको दिक्कत कहीं पर है, कोई चीज़ उनको समझ में ना आ रही है और क्लियर करना चाह रहे हो तो आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या जो भी आपको माध्यम उचित लगे उस माध्यम से। निश्चित ही आपकी जो शंका होगी उसका समाधान करने की कोशिश की जाएगी। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें। जो वीडियो हैं इन वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ या उन लोगों तक इसे अवश्य पहुंचाएं जिन्हें आपको लगता है कि जिनके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं या जिनके लिए उपयोगी हो सकते हैं, उन तक इसको अवश्य पहुंचाएं। तो आइए अपनी चर्चा शुरू करते हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि हमारा जो आज चर्चा का मुख्य बिंदु होगा वो है भारत एवं शीत युद्ध एवं नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ये हमारा मुख्य बिंदु है और इसके अंतर्गत हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे तो शीत युद्ध काल में भारत की नीति, उस नीति के अंतर्गत हम गुटनिरपेक्षता की नीति को संक्षेप में समझेंगे। संक्षेप में इसलिए क्योंकि इससे पहले एक वीडियो पूरा गुटनिरपेक्षता की नीति पर आ चुका है, उस पर पूरी डिटेल से हमारी बात चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा दूसरा जो हमारा चर्चा का विषय होगा वो पंचशील के सिद्धांत, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। शीत युद्ध काल में भारत का दोनों महाशक्तियों के साथ क्या संबंध रहा उस पर भी हमारी चर्चा होगी। शीत युद्ध काल में भारत की विदेश नीति के प्रमुख बिंदु क्या रहे या क्या थे उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा दूसरा जो मुख्य बिंदु वह है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और इसके अंतर्गत जो मुख्य बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं वह है उत्तर दक्षिण संवाद या दक्षिण दक्षिण सहयोग। इसके अलावा दूसरा विकासशील राष्ट्रों का मंच G77, वो भी हमारी चर्चा का विषय रहेगा। नई आर्थिक व्यवस्था का कार्यक्रम, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ब्रांडट आयोग की रिपोर्ट, उस पर भी हमारी चर्चा होगी। G77 भी हमारी चर्चा का विषय होगा और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की समीक्षा भी हम इस चर्चा के अंतर्गत करेंगे। और अंत में जो मेरे विद्यालय के विद्यार्थी हैं उनके लिए गृह कार्य जो है संबोध पर आधारित गृह कार्य भी दिया गया है। जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो कर रहे होंगे और वो करेंगे, तो वो उस गृह कार्य को भी अवश्य करेंगे। तो आइए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो शीत युद्ध काल में भारत की जो नीति है उस पर हम शीत युद्ध काल में भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है उस पर हम बात करेंगे। तो जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दूसरे महायुद्ध के बाद जो है अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभर चुके थे। उनके बीच में तनावपूर्ण संबंध थे और उन तनावपूर्ण संबंधों के कारण दोनों
के बीच में परस्पर घृणा, संदेह, द्वेष आदि की प्रवृत्तियां जो है निरंतर उभर रही थी। और इस तरह से जो सोवियत प्रधानमंत्री थे स्टालिन, उन्होंने समाजवाद की दुहाई देते हुए अन्य देशों में क्रांति का निर्यात यानी समाजवाद का विस्तार करने का प्रयास किया। तो उसी समय अमेरिका के जो उनके समकालीन राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, उन्होंने उदारवाद और लोकतंत्र की दुहाई देते हुए इस लाल विस्तारवाद को रोकने का निश्चय किया। और इसी क्रम में दोनों ही महाशक्तियां अपना क्या बनाती हैं, गुट बनाती हैं, सैनिक गुट बनाती हैं और अन्य देशों को विशाल आर्थिक सहायता देकर के उनको अपने पक्ष में करती हैं, वहाँ पर अपने सैनिक अड्डे बनाती हैं और इस तरह से दोनों के मध्य तनाव रहता है। तो उसी क्रम में जब द्वितीय विश्व युद्ध की जो, जैसे मैंने कहा, शीत युद्ध की जो लहरें उठ रही थीं, तो उसी समय भारत में भी हम स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे थे। और 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, जिसमें पंडित नेहरू विदेश मंत्री का पद उनको मिला। और उन्होंने जैसे विदेश मंत्री का पद उनके पास आया तो उनके सम्मुख भी ये दोनों गुट, क्योंकि अपनी अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि भारत ऐसे किसी भी संघर्ष से दूर रहेगा, किंतु वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देता रहेगा। फिर 7 सितंबर 1946 को एक रेडियो संदेश में उन्होंने कहा कि हमारी जो नीति है वह सड़क के बीच की नीति नहीं है, यह सकारात्मक और रचनात्मक नीति है। जब हम कहते हैं कि हमारी नीति गुटनिरपेक्षता की है, तो हमारा तात्पर्य 2 विरोधी महाशक्तियों के सैनिक गुटों से दूर रहने की नीति है। और यह परिपूर्ण नीति नहीं है, बल्कि नीति का एक अंश है। इसका आशय है कि शीत युद्ध से दूर रहना, लेकिन सभी देशों के साथ शांति बनाए रखना, निशस्त्रीकरण करना, स्वतंत्रता, समानता और सहयोग के लिए संघर्ष करना, ये सब इस नीति के अंतर्गत आता है। तो जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कहा था कि चीन में माओ हुए हैं और माओ ने कहा था कि दुनिया में केवल 2 ही सड़कें हैं, एक तो अमेरिका की तरफ जाती है और दूसरी रूस की तरफ जाती है। तो उसी का कुछ इस तरह से जवाब रहा। और फिर नेहरू की इस नीति का अनेक प्रकार से आलोचना हुई। किसी ने कहा ये एकांतवास की नीति है, किसी ने कहा ये संन्यास की नीति है, किसी ने कहा ये निष्पक्षता की नीति है, किसी ने कहा गैर आबद्धता की नीति है, किसी ने कहा एक पक्षवाद की नीति है, किसी ने कहा तटस्थता की नीति है, आदि आदि कहकर किसकी आलोचना की गई। तो ये आलोचनाएं जो नेहरू ने इन आलोचनाओं को और अपनी नीति के प्रति उपजे भ्रम को दूर करते हुए स्वयं स्पष्ट किया कि हम युद्ध या शीत युद्ध में किसी के साथ नहीं हैं, किंतु अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और सहयोग में सभी के साथ हैं। तो महाशक्तियों की धारणा, ये भी स्पष्ट धारणा थी कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे खिलाफ है। सोवियत नेता स्टालिन ने भारत की नीति को कहा कि भारत जो है वो अमेरिका की तरफ झुकाव रख रहा है, तो अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे डालेस ने इसे अनैतिक कहकर के इसकी आलोचना की। फिर अंततः वो समय भी आया जब भारत की नीति स्पष्ट हो गई कि असल में हमारी नीति क्या है, क्या हमारी तटस्थता की नीति है, संन्यास की नीति है, एक पक्षपात की नीति है। तो 1950 में जब कोरियाई संकट उत्पन्न हुआ तो उस समय हमारी जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी, मतलब कि हम गुटों से तो दूर रहेंगे लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से दूर नहीं रहेंगे, तो वो समय ये स्पष्ट हो गई जब भारत ने संघर्ष दोनों ही पक्षों की आलोचना की और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सामूहिक सुरक्षा का जो प्रयास था उसमें अपनी शांति सेना उसमें भेजी, एक की टुकड़ी उसमें भेजी। तब स्पष्ट हो गया कि भारत असल में वो उसकी गुटनिरपेक्षता की नीति का मतलब संन्यास की नीति या एक पक्ष की नीति या तटस्थता की नीति नहीं है, बल्कि वो तो उसकी नीति तो यह है कि वो गुटों से तो सैनिक गुटों से तो दूर रहेगा, लेकिन सभी राष्ट्रों से अपनी मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास भी जारी करता रहेगा। और जहाँ कहीं गड़बड़ हो रही होगी, गड़बड़ से मतलब है कि जहाँ साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद या नागरिकों के अधिकारों का हनन उल्लंघन की स्थिति होगी, तो वहाँ उसका विरोध करने से भी नहीं चूकेगा। तो तब जाकर की नीति स्पष्ट होती है। दूसरा, उसी समय शीत युद्ध के दौर में हमारे चीन के साथ क्या संबंध रहे, या और जो संबंध रहे बाद में 1954 में, जिसको जैसे हम आगे देखेंगे, वो पंचशील के सिद्धांत के रूप में सामने आते हैं। तो हमारा भारत की हमेशा से ये नीति रही, हमारी हमेशा से नीति रही है कि हम हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारा शांति पूर्ण संबंध रहे। सहअस्तित्व की नीति पर हम काम करते हैं। सहअस्तित्व के मतलब कि आप भी रहें, हम भी रहें, दोनों का अस्तित्व बना रहे। इस बात का भारत हमेशा से पक्षधर रहा और यही कारण था कि जब 1 अक्टूबर 1949 को में
साम्यवादी शासन चीन में स्थापित हुआ तो भारत ने तुरंत उसको कूटनीतिक मान्यता देकर अच्छे संबंध स्थापित उसके साथ किए। 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ इन लाई ने भारत की यात्रा की। दोनों देशों के मध्य जो है मित्रता और व्यापार की संधि हुई, जिसकी प्रस्तावना में 5 सूत्र लिखे गए और इन 5 सूत्रों को ही पंचशील सिद्धांत के रूप में क्या मिली है मान्यता मिली है। आप ये मैप देख रहे होंगे, ये चाइना है, ये इंडिया है, इस तरह से आप मानचित्र पर भी उसको थोड़ा सा देख सकते हैं। तो वो जो पंचशील के सिद्धांत थे वो क्या थे, उन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो पहला था एक दूसरे की प्रभुसत्ता व प्रादेशिक अखंडता का आदर करना। मतलब एक दूसरे की प्रभुसत्ता का मतलब जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं, संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की क्षमता, कि एक दूसरे की निर्णय लेने की क्षमता, यानी दोनों ही राष्ट्र अपने निर्णय लेने के लिए अपने हितों के अनुसार स्वतंत्र रहेंगे उस पर वह, और दूसरे की जो प्रादेशिक अखंडता है, एकता और अखंडता है, उस पर किसी प्रकार का जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उसका आदर करेंगे, दोनों उसका सम्मान करेंगे। अनाक्रमण की नीति दूसरा था अनाक्रमण। अनाक्रमण से मतलब था कि दोनों ही राष्ट्र एक दूसरे पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। अगर कोई विवाद उत्पन्न हो भी जाते हैं तो उनका शांतिपूर्ण तरीके से उनका समाधान किया जाएगा। तीसरा था हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का मतलब है कि दोनों देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हो सकता है भारत में कुछ अंदर कुछ इस तरह का विवाद चल रहे हों, या चीन में कुछ विवाद चल रहे हों, तो दोनों ही देशों ने ये संकल्प लिया कि नहीं, आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का कोई भी देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथी जो सिद्धांत था वो था समानता और परस्पर लाभ। समानता से मतलब था कि दोनों ही राष्ट्र को समान स्तर का माना जाएगा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जो भी आपस में व्यवहार होगा, व्यापार होगा, उस पर वो इस तरह समानता पर आधारित होगा, और दोनों को पारस्परिक लाभ को देख करके ही किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक को फ़ायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो इस तरह से नहीं, दोनों का जिसमें लाभ हो इस तरह के कार्य, इस तरह के व्यवहार, इस तरह का व्यापार किया जाएगा। और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, कि हम इस तरह से एक दूसरे के साथ रहेंगे शांतिपूर्ण तरीके से कि दोनों का ही अस्तित्व बना रहे। तो इस तरह से ये हमारे शीत युद्ध के दौर में 1954 जैसे मैंने भी कहा, ये 5 सिद्धांत तय हुए थे, और ये हमारी विदेश नीति का अभिन्न अंग है, हमेशा से रहा है। आगे अगला जो टॉपिक है वो है शीत युद्ध काल में भारत का महाशक्तियों के साथ कैसे संबंध रहे। क्या भारत बिल्कुल इनसे अलग रहा, या उनके साथ उन महाशक्तियों के साथ उसका जुड़ाव रहा। तो आइए उसको समझते हैं कि भारत की जो नीति है वो गुटनिरपेक्षता की नीति रही है, जैसा हम बार बार बात कर चुके हैं, कई बार बात कर चुके हैं। और इस कारण भारत ने दोनों गुटों से, सैनिक गुटों से उनकी जो है दूरी बनाए रखी, और इसी कारण, और न केवल दूरी बनाए रखी बल्कि ऐसे राष्ट्रों की उसने कड़ी आलोचना की जो इन गुटों में सम्मिलित होते थे। और इसी का एक नतीजा था कि जब पाकिस्तान ने अमेरिकी सैनिक गुट की सदस्यता ली, सीटों की सदस्यता ली, सेंटो की सदस्यता ली, तो भारत ने उसकी कड़ी निंदा की, और भारत ने सैनिक गुटों में शामिल होने के स्थान पर गुट निरपेक्षता की जो नीति थी, यानी दोनों सैनिक गुटों से दूर रहा जाए और दोनों ही महाशक्तियों से अच्छे संबंध रखे जाएं, इस नीति को उसने वरीयता दी। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो, जोसेफ ब्रास टिटो भी उनका नाम है, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, और घाना के राष्ट्रपति वामे एन क्रुमा के साथ मिलकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो है 1961 को जो बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था वहाँ से इसकी शुरुआत करी थी, औपचारिक शुरुआत करी थी। तो इस नीति के पर आगे बढ़ते हुए जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में दक्षिण एशियाई देशों के मध्य मित्रता, सहयोग और शांति के उद्देश्य से दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको सार्क कहते हैं इन शॉर्ट में, संक्षेप में, सार्क की स्थापना की। तो भारत ने हमेशा महाशक्तियों के सैनिक गुटों की तथा उनके द्वारा की जा रही अस्त्र शस्त्रों की जो होड़ थी उसकी भारत ने हमेशा निंदा की शीत युद्ध के दौरान, और निशस्त्रीकरण पर बल दिया। इसलिए भारत ने 1963 की जो पाक्षिक पीटीबीटी जिसको कहते हैं, पाक्षिक या सीमित परीक्षण संधि पर उसने तुरंत हस्ताक्षर कर दिए, भारत ने तुरंत हस्ताक्षर कर दिए। किंतु जब 1970 में परमाणु अप्रसार संधि आई, 1968 में उसका प्रपोजल लाया गया था और 70 से लागू होती हैं, उसको अप्रूवल मिल जाती है, तो भारत ने इसको विविधकारी कहा
और विभेदकारी कहा, इसलिए उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। और विभेदकारी इस कारण से कहा कि संधि की शर्तें कुछ इस प्रकार की थी कि जो केवल 5 बड़े राष्ट्र हैं जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस को छोड़ करके अन्य राष्ट्रों को परमाणु शक्ति संपन्न बनने से वो संधि रोक रही थी। यानी ये उसमें शर्तें थी कि अब कोई भी राष्ट्र जो है परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। और भारत का ये मानना था कि शांतिपूर्ण का या जो रचनात्मक कार्य हैं उसके लिए परमाणु परीक्षणों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, उसके लिए किए जा सकते हैं। और इसीलिए भारत ने 1974 और 1998 में जो है परमाणु परीक्षण किए करके अपनी परमाणु शक्ति संपन्न करके जो है अपने आप को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र वो बन गया। इस तरह से भारत की गुटनिरपेक्ष नीति का नकारात्मक पक्ष तो ये था कि सैनिक गुटों से दूर रहना, लेकिन इस नीति का सकारात्मक पक्ष यह था कि दोनों महाशक्तियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना। इसलिए भारत ने दोनों महाशक्तियों से निकट संबंध बनाए रखे। अमेरिका का झुकाव क्योंकि पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि उसके सैनिक गुट में सम्मिलित हो गया था, तो इसी दौरान भारत का जो झुकाव है वो इसी कारण से जो है सोवियत संघ की ओर अधिक देखा जा सकता है और उसको करना पड़ा, मजबूरी उसकी थी। तो इस शीत युद्ध के दौर में हम केवल ये नहीं कह सकते भारत बिल्कुल अलग जाकर के कहीं बैठ गया और बिल्कुल मुझे संबंध नहीं रखना। निश्चित रूप से उसने दोनों ही महाशक्तियों के साथ संबंध रखे और इस बात का भी बैलेंस बनाने की भी कोशिश की। अगर हमें हमारे किसी पड़ोसी देशों के साथ, जब विशेष रूप से जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा डिस्प्यूट थे, विवाद थे, तो उन विवादों से कहीं हम अकेले न पड़ जाएं, तो इसलिए वो रूस के साथ भी उसका झुकाव इसी कारण से रहा। और इसलिए जब सोवियत संघ ने 1956 में हंगरी, 1968 में चेकोस्लोवाकिया या फिर 1979 में उसने अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप किया, तो भारत ने इसकी निंदा नहीं की। इसके पीछे कारण ये भी था। और 1962 का जब चीन का युद्ध हुआ तो भारत ने दोनों ही महाशक्तियों से उस समय सैनिक सहायता प्राप्त की। 1971 का जब भारत पाक युद्ध होने वाला था, उससे पहले ही श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो है रूस के साथ एक मित्रता और सहयोग की संधि की गई थी और उसका फ़ायदा, बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा था वो जब दिसंबर 1971 में जो है भारत और पाक युद्ध हुआ। उसमें रूस का सहयोग मिलने के कारण जो है भारत इस युद्ध में भारत ने जो है बढ़त बना ली और उस युद्ध को अंततः हमने जीत लिया। तो ये इसके बड़े सकारात्मक परिणाम निकले। तो कहने का मतलब ये है कि शीत युद्ध काल में भारत महाशक्तियों के साथ जो है एक तरह से उनके सैनिक गुटों से तो दूर रहा, लेकिन उनके साथ उसके निरंतर संबंध बनाए रखे। यहाँ पर यह भी आपको क्लियर कर दूँ कि जब जब उसने चाहे अमेरिका से सहायता ली हो चाहे सोवियत संघ से सहायता ली हो, तो अपनी निरपेक्षता की जो उसकी नीति थी, उस नीति में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया गया। बिना निशर्त जो है भारत के द्वारा उनसे सहायता प्राप्त की गई। तो ये उसकी एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, कही जा सकती है। इसके अलावा शीत युद्ध काल में भारत की विदेश नीति के प्रमुख बिंदु क्या रहे? तो भारत की विदेश नीति के प्रमुख बिंदु ये रहे शीत युद्ध काल में कि महाशक्तियों के गठबंधनों की उसने हमेशा निंदा की। भारत किसी महाशक्ति के सैनिक शिविर में शामिल नहीं हुआ, न तो वो अमेरिका वाले गुट में और ना ही वो सोवियत संघ वाले गुट जो वार्सा पैक्ट था और अमेरिका का जो नाटो या सीटो सेंटो जो भी था, उनमें किसी में भी शामिल नहीं हुआ। भारत ने विश्व शांति स्थापना में अपना पूर्ण सहयोग दिया। संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से भारत ने निरंतर हर मंच पर प्रयास किया कि विश्व में शांति स्थापित हो, है ना, और जो परमाणु या फिर जो अस्त्र शस्त्रों की होड़ है वो कम हो। जब जब आवश्यकता पड़ी, भारत शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र में अपनी शांति सेना की टुकड़ियां भेजता रहा ताकि विश्व में शांति स्थापित की जा सके। हर मंच पर इस बात को उठाता रहा। चौथा, भारत ने महाशक्तियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का भी निरंतर प्रयास किए और भारत ने महाशक्तियों से निशर्त सहायता प्राप्त की, यानी बिना शर्त, जो मैं भी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर चुका हूँ, उस पर उन्होंने निशर्त सहायता प्राप्त की। अब दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, NIEO। इसका फुल फॉर्म होता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था या प्रणाली भी आप जिसको कह सकते हैं। तो न्यू क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा उसका व्हाट इज़ न्यू। तो न्यू constitute a framework for eliminating the existing era of international economy system with all these its features and interest of the developed countries to the detriment of the third world। तो मैंने कुल मिलाकर के इसका सार संक्षेप ये है कि नई आर्थिक व्यवस्था के तहत जो दुनिया के विकसित राष्ट्र थे, उन विकसित राष्ट्रों
के द्वारा जिस तरह का भेदभाव क्या नाम है, इन तीसरी दुनिया के देशों के साथ किया जाता था। तीसरी दुनिया में आपको और क्लियर कर दूं यहाँ पर कि अमेरिका आदि जो राष्ट्र हैं उनको, अमेरिका और उसके सहयोगी जो राष्ट्र उनको प्रथम दुनिया कहा जाता था, और सोवियत संघ और उसके एलाइज यानी उसके जो 7 और देश थे उनको द्वितीय दुनिया, और बाकी के जो नए नए राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे थे उनको तीसरी दुनिया भी कहा जाता था। एक दूसरी तरह से भी इसका वर्गीकरण है कि जो दुनिया के विकसित राष्ट्र हैं वो प्रथम दुनिया में, जो विकासशील हैं वो दूसरी दुनिया में, एक नई स्वतंत्र हुई थी जिनकी स्थिति विकासशील से भी खत्म है, उसको भी हम तीसरी दुनिया के अंतर्गत उन राष्ट्रों को रख सकते हैं। तो उनको अपने संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त हो, उनको भी विकास के अवसर प्राप्त हों, इस बात के लिए इस नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में मांग की गई। तो इसके अंतर्गत जो मुख्य बिंदु हैं वो है उत्तर दक्षिणी संवाद या दक्षिण दक्षिण सहयोग। तो ये क्या था कि आर्थिक दृष्टि से विश्व के देशों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक हो गया धनी संपन्न या कह लीजिए विकसित देश, और दूसरे निर्धन या उसको असंपन्न कह सकते हैं, जिनको हम विकासशील देश भी कहते हैं, विकासशील देश। तो इनके मध्य एक प्रकार का हमेशा से द्वंद्व रहा, और द्वंद्व ये रहा कि दुनिया के गरीब पिछड़े देश जो हैं विकसित देशों से हमेशा ये सहयोग की अपेक्षा करते रहे कि उनके आर्थिक विकास में वो मदद करें, क्योंकि धनी अथवा विकसित देश जो हैं अधिक संख्या में, और एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो धनी देश हैं ज़्यादातर पूरी दुनिया का अगर हम मैप उठा करके देखें तो उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, और जबकि जो ज़्यादातर निर्धन देश हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में उनकी संख्या अधिक पाई जाती हैं, तो अधिक संख्या में वहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से जब इस तरह की जो निर्धन देशों ने, जब कह सकते हैं विकासशील देशों ने जब मांग उठाई तो वो धनी देशों से मांग कर रहे थे, तो इन दोनों के मध्य इसीलिए इसको उत्तर दक्षिण संवाद भी कहा जाता है। तो धनी या विकसित देशों ने का हमेशा इन तीसरी दुनिया के देशों के साथ जो है असहानुभूतिपूर्ण रवैया रहा, और इस कारण में कभी भी उसको सफलता नहीं मिल पाई, इन राष्ट्रों को सफलता नहीं मिल पाई, वो अपेक्षित सहयोग जिसकी वो अपेक्षा कर रहे थे नहीं मिल पाया। तो इसलिए 1980 के बाद ये विचार सामने आया कि दक्षिण के विकासशील देश परस्पर सहयोग से अपना विकास करें, और इसी को सामूहिक आत्मनिर्भरता तथा दक्षिण दक्षिण सहयोग का जो है नाम दिया गया। यहाँ पर ये कुछ मैंने चार्ट्स लगा रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं आपकी अतिरिक्त जानकारी के लिए। तो इसके बाद दूसरा जो इसी मुख्य टॉपिक के अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक है वह है विकासशील राष्ट्रों का मंच, जिसको हम G77 कहते हैं। तो ये G77 क्या है, वह क्या था कि 1950 के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में तीसरी दुनिया के देशों की संख्या बढ़ने लग गई थी। महासभा में वो सदस्यता अधिक संख्या में ग्रहण करने लगे, इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा पिछड़े राष्ट्रों की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान न देने और उनके समस्याओं से निपटने में जो ये दोनों संस्थाएं थी इनको अकुशल बताया, और ये विचार किया गया कि तीसरी दुनिया की समस्याओं और उनके विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक अलग जो है मंच बनाया जाए। और अंततः 1964 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार व विकास सम्मेलन, जिसको यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी शॉर्ट में कहें तो अंकटाड इसको कहा जाता है, की रचना हुई। तीसरी दुनिया के 77 देशों ने इस दिशा में ये आप मैप देख रहे होंगे, तो ये प्रमुख देश हैं दक्षिण की तरफ के हैं सारे, दक्षिण गोलार्ध में। तो इन्होंने बड़ा उल्लेखनीय कार्य इस क्षेत्र में किया, और अतः ये एक ग्रुप के रूप में, समूह के रूप में सम्मिलित हो गए, जिसे G77 नाम दिया गया। और 1960-70 को पहले विकास दशक, और फिर 1970 से 80 को जो है दूसरे विकास दशक के रूप में जो है मनाया गया। यहाँ पर एक बात और आपको स्पष्ट कर दूँ कि ये जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों। तो जैसे हम अभी बात कर ही रहे हैं कि इस तरह से, तो एक तो ये था कि गुटेनबर्ग आंदोलन में शामिल देशों के समक्ष जो है मुख्य रूप से आर्थिक विकास करने की चुनौती थी। दूसरा, वो अपनी जनता को निर्धनता से उबारना चाहते थे। तीसरा, नव स्वतंत्र देश जो हैं वो सतत विकास के अभाव में अधिक समय तक स्वतंत्र नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्हें ज़रूरत थी कि एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें उनको विकास का अवसर मिले। और चौथा, इन राष्ट्रों को अपने आर्थिक विकास हेतु उन राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ता था जिनसे उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो इसलिए वो चाहते थे कि नई व्यवस्था हो, नहीं तो हम तो फिर गुलामी जैसी स्थिति में रहेंगे। तो इस तरह से ये टॉपिक भी आपका समाप्त हुआ। तीसरी जो इसके अंतर्गत है वह है नई आर्थिक व्यवस्था का कार्यक्रम। तो इसके लिए एक फिर फ्रेमवर्क तैयार हुआ। तो हुआ क्या था कि 1973 के अल्जीरियस के गुटेनबर्ग सम्मेलन में
के प्रस्ताव के आधार पर जो है 1974 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है उसका विशेष अधिवेशन हुआ और जिसने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की रचना का संकल्प पारित किया और एक कार्यक्रम अपनाया जिसमें प्रमुख बिंदु निम्नलिखित थे। तो पहला था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था ऐसी हो जो विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करे। दूसरी बात उसमें अपना रखी गई कि विकासशील देशों का औद्योगिकीकरण हो और उन्हें कच्चा माल और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। तीसरा, बहुराष्ट्रीय तथा पराराष्ट्रीय कंपनियों व निगमों का कानूनों द्वारा विनियमन हो। जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो कानूनों के नियंत्रण में, ऐसा ना हो किसी देश में जाकर के वो जो है उनको नियंत्रित करने लग जाए। चौथा, विकसित राष्ट्र अविकसित देशों को नवीन प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करें। जो नई टेक्नोलॉजी है विकसित राष्ट्रों के पास वो विकासशील देशों को भी उसको उपलब्ध कराएं ताकि वो भी अपना विकास कर सकें। पांचवा, राज्यों के आर्थिक अधिकारों व दायित्वों का घोषणा पत्र तैयार किया जाए। राज्य के क्या आर्थिक अधिकार हैं, उनके क्या दायित्व हैं, उसका बाकायदा घोषणा पत्र तैयार किया जाए। और देशों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभुसत्तापूर्ण नियंत्रण बना रहे। सबसे बड़ी मांग तो यही थी कि असल में जो नव स्वाधीन राष्ट्र हुए थे, जो विकासशील देश थे, उनके जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दोहन बहुत औने पौने दामों पर, कम दामों पर या विभिन्न प्रकार से जो है उन पर दबाव डाल करके उनका उपयोग जो है विकसित राष्ट्र कर ले रहे थे। तो कहने को तो संसाधन उन विकासशील राष्ट्रों के थे, लेकिन वास्तव में उन पर नियंत्रण नहीं था। तो ये मांग की गई कि नहीं, उन पर जो उनके अपने संसाधन हैं उन पर उन्हीं का नियंत्रण हो। और सातवां, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। तो ये इसकी प्रमुख मांगें थी। इसी प्रकार से इसका जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की जो प्रमुख उद्देश्य थे उसके पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था की अंतर्निर्भरता का अधिक कुशल और न्यायपूर्ण प्रबंधन हो। ये इसी के अंतर्गत आ गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की व्यवस्था में रचनात्मक सुधार हो ताकि विकासशील देशों को लाभ मिल सके। विकसित स्रोतों से वित्तीय सहायता के अतिरिक्त नई प्रौद्योगिकी भी उसमें उपलब्ध हो। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगी व्यापारिक बाधाओं को हटाया जाए। वस्तुओं का निर्यात करने में विकासशील देशों को अधिक अनुकूल शर्तें प्रदान की जाएं। विकसित देश जो हैं विकासशील देशों में अपनी पूंजी का निवेश करें और विकासशील देशों को कम ब्याज पर और कम शर्तों पर जो है न्यूनतम शर्तों पर जो है ऋण उपलब्ध कराए जाएं तथा भुगतान की शर्तें भी बहुत लचीली रखी जाएं। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्य संचालन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आचार संहिता लागू की जाए। ये जो कार्यक्रम तैयार हुआ था, इस कार्यक्रम को फिर लागू करने के लिए एक महासभा के द्वारा पुनः 34 सूत्रीय कार्यक्रम अपनाया गया, जिसके द्वारा इन्हीं शर्तों को लागू करने की कोशिश की गई। अब बात करते हैं ब्रांडेट आयोग की रिपोर्ट की। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए फिर विश्व बैंक ने एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना की। जब निरंतर ही मांग उठ रही थी कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो विकासशील राष्ट्रों के अनुकूल कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए फिर एक आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग के अध्यक्ष थे वो पश्चिम जर्मनी के एक पूर्व चांसलर थे, विली ब्रांडेट थे, इसलिए इसे ब्रांडेट आयोग कहा जाता है। तो 1980 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अविकसित ये जो विकासशील देश थे उनकी गंभीर आपत्तियों को समझा और सुझाव दिया कि विकसित देश अविकसित या विकासशील देशों को जो है वित्तीय सहायता दें तथा अपनी नई प्रौद्योगिकी का भी हस्तांतरण करें। इस रिपोर्ट पर विचार करने के उद्देश्य से ही अक्टूबर 1981 में मैक्सिको के नगर कैनकन में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें 14 विकासशील देशों तथा 8 विकसित देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विकसित देशों के विरोधी रुख के कारण कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका। इस प्रकार ये जो उत्तर दक्षिण संवाद था वो उत्तर दक्षिण संवाद जो है क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। तो इस प्रकार से फिर G15 तो G15 क्या था कि उत्तर दक्षिण संवाद क्योंकि विफल हो गया और इसके विफल होने के कारण दक्षिण दक्षिण सहयोग का जो अभियान है वो चल पड़ा। दक्षिण की जो राष्ट्र हैं वो आपस में ही सहयोग करें और इस तरह का अभियान जो है उनके मध्य चल पड़ा। तो भारत की प्रधानमंत्री जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने ये परामर्श दिया था और उसको सराहाया गया था पूरी दक्षिण के देशों के द्वारा। तो सराहाया गया कि विकासशील देश हैं परस्पर सहयोग से अपना विकास कर सकते हैं
तो अब ऐसे 15 देशों का एक समूह बना जिसे G15 कहा गया, जिसमें भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र, तंजानिया, नाइजीरिया आदि राष्ट्र इसमें सम्मिलित हुए। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ करके 20 हो गई और इस समय इसकी जो समय समय पर इसकी बैठकें हुई और जिनमें सामूहिक आत्मनिर्भरता और परस्पर सहयोग को दोहराया गया। तो ये कुछ फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं इनको पढ़ने लगूँगा तो वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर अपलोड करने में भी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा अगला जो हमारा छठा टॉपिक था वो था अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की समीक्षा। तो अब हम इसकी समीक्षा करें कि ये क्या था। तो नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था विकसित देशों का जो विरोधी रुख था या उनका जो असहानुभूतिपूर्ण रुख था, उसके कारण ये सफल नहीं हो सकी। ये भी स्पष्ट हो गया कि विकसित राष्ट्र जो है वो तीसरी दुनिया के गरीब व पिछड़े देश नहीं चाहते कि वो देश जो है अपना विकास करें। इसीलिए फ्रैंक वॉलस्टीन और सामिर अमीन का ये कथन कि उनका विकास हमारे अल्प विकास पर टिका है, यानी वो जो विकसित हैं वो तभी विकसित हैं जब हमने मानी जो विकासशील देश हैं उनका जब विकास नहीं हो पाया। इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह से वो विकास करें, क्योंकि अगर विकासशील राष्ट्रों ने विकास कर लिया तो फिर विकसित राष्ट्र का विकास बाधित हो सकता है। तो सभी विकसित राष्ट्र, क्योंकि वो साम्राज्यवादी औपनिवेशवादी हथकंडे अपना करके गरीब देशों का शोषण और दमन करते थे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर भी उन्हीं का कब्जा था, उन्हीं की वहाँ पर चलती थी। तो जब भी कोई गरीब राष्ट्र उनसे आर्थिक सहयोग लेने जाता तो स्वाभाविक है वो अनेकों प्रकार की शर्तें लगा करके, तरह तरह की शर्तें थोप करके जो ऋण देने में अड़चने पैदा करते, या तो फिर मजबूरी होती थी कि वो उनकी शर्तों को, गरीब राष्ट्रों की शर्तों को माने। तो शर्तों को मानेगा तो फिर उसके संसाधन के हाथ से निकल जाते थे और इस कारण से उनका विकास नहीं हो पाया। तो भले ही हम ये कह सकते हैं कि प्रणाली सफल तो नहीं हो सकी, लेकिन इस अभियान ने विकासशील देशों को एक नई दिशा अवश्य प्रदान कर दी। वे पाश्चात्य उपनिवेशवादी नियंत्रण से मुक्त हो चुके थे। उन्होंने अपने बल पर अपनी स्थिति में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन लाया और इसीलिए जैसे हम देखते हैं कि मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया ऐसे छोटे छोटे देश जिनको दक्षिण पूर्व एशिया का आर्थिक बाग कहा जाता था, अपने बल पर उन्होंने बिना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक और विकसित राष्ट्रों के सहयोग लिए अपना विकास स्वयं कर लिया था। तो इसलिए उनको इस तरह से आर्थिक भाग, पूर्व का आर्थिक भाग भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा ये जो पाठ है वो आज समाप्त हो गया। अब हमारा अगला जो पाठ है, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा चर्चा का, उस पर हम अगला वीडियो जारी करेंगे। तो आप इत्मीनान से इसको ध्यान से सुनिए, उनको समझिए। अगर आपको लगता है कोई सुझाव आपके हैं तो आप अवश्य अपना सुझाव दीजिए। और यहाँ जो मेरे विद्यालय के विद्यार्थी उनके लिए कुछ संबोध पर आधारित गृह कार्य है, उस पर आप देखिए। जैसा पहला है पंचशील सिद्धांत लिखिए, दूसरा है शीत युद्ध काल में भारत की विदेश नीति के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए, चौथा है नव आर्थिक प्रणाली से आप क्या समझते हैं, पांचवा है G77 या G15 और G15 पर टिप्पणी लिखिए, ब्रांटन आयोग क्यों गठित किया गया, लव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की असफलता के कारण लिखिए, और उत्तर दक्षिण संवाद या दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या क्या आशा है। तो ये सारे जो प्रश्न हैं वो मेरे वीडियो में जो हमने अभी तक चर्चा करी उसमें आ चुके हैं, आप उनसे देख सकते हैं। और मैं अपने विद्यार्थियों को जो ये PDF बनी हुई है मैं इसको भी आपको WhatsApp पर भेज रहा हूँ, आप उसको पढ़ करके भी इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं पर लगता है कोई दिक्कत है, कहीं कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, उसके लिए आप विभिन्न माध्यमों से संपर्क साध सकते हैं, कर सकते हैं। तो कृपया जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप ना भूलें और वीडियो को निरंतर देखते रहें। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जो चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के अवश्य देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।